हेलो नमस्कार, मैं अवधेश दीक्षित आप सभी का इस यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। तो आप सभी को पता होगा कि 22 सितंबर को एसएससी ने एग्जाम कैलेंडर रिलीज कर दिया है। सीजीएल 2020 नेक्स्ट ईयर मई में होने वाला है। सब आपने जिस भी एग्जाम की तैयारी करें आपने रेस्पेक्टिव डेट्स देख ली होंगी और अब सभी चाह रहे हैं कि हम अलग अलग एग्जाम की एक स्ट्रेटेजी बनाएं। एक बात समझिए, स्ट्रेटेजी एक एग्जाम ओरिएंटेड नहीं होती है, वो सभी एग्जाम के लिए एक ही तरह की होती है। और आज हम डिस्कस करेंगे कि आप अपनी खुद बेस्ट स्ट्रेटेजी कैसे बना सकते हैं। स्ट्रेटेजी कोई ऐसा नहीं है जिससे सिलेक्शन होता है। सिलेक्शन होता है आपके हार्डवर्क से। स्ट्रेटेजी का मतलब कि आपका जो भी टारगेट है वहां पहुंचने के लिए आपका प्लान क्या है, किस तरीके से आप वहां तक पहुंचने वाले हैं। ठीक है, सब एग्जाम की एक ही स्ट्रेटेजी होती है, इससे कुछ अलग नहीं है। और मेरा मानना है कि यार 7-8 महीने एक सफिशिएंट टाइम होता है किसी भी एग्जाम को क्रैक करने के लिए, अगर आप डेडिकेटेडली तैयारी करें, है ना। तो ये वीडियो जितनी भी लंबी हो इसको पूरी देखिए, काफ़ी चीज़ें आपको सीखने समझने के लिए मिलेंगी और आप खुद ही अपनी स्ट्रेटजी बना पाएंगे और बेस्ट होगी वो। ठीक है, देखिए अभी भी कई स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जो सोच रहे होंगे अभी एक बार नोटिफिकेशन आ जाए तब तैयारी चालू करेंगे। देखिए 7-8 महीने का समय है, लगभग बराबर है, इससे कम समय की तरफ इसको मत खींचो। ठीक है, दिस इज द टाइम टू स्टार्ट द प्रिपरेशन वेरी वेल। ठीक है, देखिए स्ट्रेटजी की अगर मैं बात करूं तो इसको हम दो टाइप की स्ट्रेटजी कह सकते हैं। स्ट्रेटजी में क्या है, एक तो आप सिलेबस कैसे कवर करने वाले हैं, उसके लिए आपका प्लान क्या है। ठीक है, तो सिलेबस की स्ट्रेटजी हमारी क्या है कि हम सिलेबस को कैसे कवर करेंगे। और दूसरा कि टेस्ट या एग्जाम डे, एग्जाम वाले दिन के लिए हमारी क्या स्ट्रेटजी है, समझ रहे हो, एग्जाम डे। अब खुद सोचो, पहले सिलेबस, भाई पहले हमारा टारगेट होता है कि मैं एग्जाम के लिए जो सिलेबस है उसको कैसे कवर अप करने वाला हूँ, कहाँ कहाँ पर मुझे फोकस करना है। दूसरा हमारा रहेगा कि यार एग्जाम में जो हमारे पास 60 मिनट होंगे, 120 मिनट होंगे, जितना भी समय होगा उसमें मैं पेपर को किस पैटर्न में अटेम्प्ट करने वाला हूँ। तो आप ये समझ रहे हो, डेफिनेटली स्ट्रेटेजी दो पार्ट में हम डिवाइड कर सकते हैं, कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है ना। दोनों के लिए अलग अलग प्लान, सिलेबस कैसे खत्म करेंगे और एग्जाम के लिए क्या, एग्जाम के लिए टाइम मैनेजमेंट वगैरह वो सब भी इंपॉर्टेंट है। मैंने पहले भी वीडियो बना रखी है, आने वाले टाइम में फिर से बना देंगे। ठीक है, अभी हम कवर और फोकस कर रहे हैं इस सिलेबस पर। ठीक है, चलिए तो स्टेप 1 बहुत बेसिक सी बात है, ऐसा मैं कुछ आपको आउट ऑफ द वर्ल्ड नहीं बताने वाला, सब कुछ बिल्कुल बेसिक है, बट आप उसको कितना फॉलो करते हैं आप उसी को खुद देख लें और उस पर फोकस करिए। जानते आप सब कुछ हो, बट वही है कि कोई और बता दे बस, है। बाबाओं की बातें क्यों चलती हैं कि बस बाबा जो कह रहे हैं वो सही है, वो जानते आप खुद भी हो। ठीक है, आ जाओ इधर पर, देखो लीव एवरीथिंग, सब कुछ जितना भी जो भी कोई फालतू कीजिए उसको छोड़ दो। सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज़ आपके लिए अभी है एट प्रेजेंट में वो है पढ़ाई। यहाँ से यार कुछ नौकरी मिलेगी, नौकरी के बाद पैसा मिलेगा, पैसा इंपॉर्टेंट है ना। तो सब कुछ छोड़ दो, बाकी सब जो मोह माया है ना उससे बाहर आने की कोशिश करो। चाहे वो व्हाट्सएप पर डीपी लगाना, फेसबुक पर डीपी लगाना, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, XYZ, अब तो IPL भी आ गया, तो सबसे बचो, ये सब आपको अपनी तरफ खींचेगा, बट ये सब मोह माया है। सोच लो कि आपके आगे के 30-35 साल जो है वो एक नौकरी पर डिपेंडेंट है, एक रोजगार पर डिपेंडेंट है। वैसे भी आपको पता है कि रोजगार की कितनी दिक्कत हो रही है और आगे आने वाले टाइम में पता नहीं क्या होगा। तो जो अपॉर्चुनिटी मिली है उसमें अपना 100% दो, बेस्ट दो। ठीक है, मेरे हिसाब से यार एक अटेम्प्ट सफिशिएंट होता है और उस पर स्टार मार्क मैंने कर रखा है। स्टार का मतलब 1 अटेम्प्ट की डेफिनेशन क्या है, एक अटेम्प्ट जो आपने पूरी तैयारी के साथ दिया हो। कई स्टूडेंट्स 2-3 साल भी एग्जाम देते हैं बट उन्हें लगता नहीं है कि मैंने जो एक अटेम्प्ट है वो अपनी पूरी 100% एफर्ट्स के साथ दिया, इसीलिए उनको 4 साल 5 साल लग जाते हैं ये जानने में कि मैं इस एग्जाम के लायक नहीं हूँ, ये एग्जाम मेरे लायक नहीं है ना। आप एक ही बार अपना 100% दे दो, वो सफिशिएंट है। मतलब 6-8-10 महीने 1 साल की जो तैयारी वो, अब ऐसा नहीं किसी ने आज तैयारी चालू करी 2 महीने बाद एग्जाम हो गया और उसका हुआ नहीं, इसका मतलब कि अब उसे अगला अटेम्प्ट नहीं देना चाहिए। एक अटेम्प्ट का मतलब पूरी तैयारी के साथ। आप खुद सोचो, आपने 1 साल बहुत अच्छे से तैयारी करी और प्री नहीं निकल पा रहा, तो इसका मतलब कि अगली साल तो यार जोश और कम हो जाएगा। तो अगली साल कैसे निकल जाएगा, तो हमें अपना टाइम फिर वेस्ट नहीं करना। अरे हाँ, हमारा प्री निकल गया, मेंस में हम कुछ नंबर से रह गए, तो मैं डेफिनेटली सेकंड अटेम्प्ट दूंगा। सो दिस इज नॉट अ हार्ड एंड फास्ट रूल कि नहीं एक ही अटेम्प्ट देना है, बट एक अटेम्प्ट सफिशिएंट है। मैंने खुद देखा है, मैंने एक्सपीरियंस भी किया कि जितने भी मतलब 80-70% लोग जो है वो फर्स्ट अटेम्प्ट में कोई ना कोई पोस्ट तो निकाल लेते हैं, भले फर्स्ट अटेम्प्ट में टीए ही निकालें या कोई छोटी पोस्ट निकालें, सेकंड अटेम्प्ट में कोई बड़ी पोस्ट। देखिए फर्स्ट अटेम्प्ट जो होता है ना, दैट इज अ गोल्डन अटेम्प्ट। क्यों, क्योंकि पहला अटेम्प्ट जब आप दोगे तो आपको पढ़ने में पूरा जोश होगा। जो जोश आपका प्रॉफिट एंड लॉस पढ़ते पहले टाइम था, वो दूसरे टाइम तीसरे टाइम में नहीं होगा। ठीक है, तो पहले टाइम पे फोकस ज्यादा होगा, डेडिकेशन ज्यादा होगी और आपको जो एनर्जी लेवल है वो ज्यादा होगा। और जैसे मान लो पहला अटेम्प्ट नहीं निकला तो घर की तरफ से भी प्रेशर आने लगेगा, खुद भी आपके ऊपर प्रेशर बन जाए। इसलिए फर्स्ट अटेम्प्ट को वेस्ट ना करें, वो गोल्डन अटेम्प्ट होता है। ऐसा ना सोचें कि इस बार ही बस एग्जाम दे के देखते हैं। ठीक है, चलिए अब ये कुछ
हिंदी और संस्कृत के श्लोक हैं, आप सभी ने, आपके पेरेंट्स ने, किताबों में आपने डेफिनेटली कहीं ना कहीं ये पढ़ा ही होगा कि यार एक स्टूडेंट के 5 लक्षण होते हैं, ठीक है, काक चेष्टा वको ध्यानम, है ना। मतलब क्या है, एक बारी देख लो भाई, कौवे की तरह किसी चीज को जानने की चेष्टा, ठीक है, बगुले की तरह ध्यान, ध्यान हमारा कितना तेज होता है आप जानते हो, व्हाट्सएप में बस एक टिंग करके बजती है और हम उसे देखने लग जाते हैं। फोकस हमारा कहाँ नहीं है, हमारा फोकस नहीं है किसकी तरफ, पढ़ाई की तरफ, हम भटक जाते हैं फटाफट से एक टिंग बजते ही कि पहले उसको देख लें। कौवे की जैसी चेष्टा, मतलब मुझे ये चीज चाहिए तो चाहिए, मुझे चीज सीखनी है तो सीखनी है। स्वान निद्रा मतलब कुत्ते जैसी नींद, इसका मतलब ये है कि भाई 4 घंटे का बाद अलार्म लगाया था तो उठना है, मतलब उठना है, लेकिन हम अलार्म मार के फिर बाद में उठ जाएंगे, 2 घंटे बाद उठ जाएंगे, क्या दिक्कत है। तो वैसी निद्रा चाहिए कि हाँ भाई उठना है तो उठना है। उसके बाद अल्पाहारी मतलब कम खाना, कम का मतलब ऐसा नहीं रात को बस बहुत सारा खा लिया फिर सुबह उठ ही नहीं पा रहे। अब ठीक है, अगर आप अकेले रहते हो, जब बढ़िया खाना मिल जाए तब खूब खाओ। इन 1-2 पॉइंट को आप देख सकते हो। मतलब बहुत खाने का मतलब बहुत खाना आपको आलसी बनाता है ना। अभी थोड़ा सा जीने के लिए खा लो, बाद में भले खाने के लिए जी लेना, या खाने के लिए तो कभी जीना ही नहीं चाहिए। लास्ट ग्रह त्यागी, ग्रह त्यागी का ये मतलब नहीं कि अभी कोरोना टाइम में आप घर छोड़ के चले जाओ। ग्रह त्यागी का थोड़ा सा मतलब ये है कि अपना जो अट्रैक्शन है वो मोह माया थोड़ा घर की तरफ कम लाके, क्योंकि 1 साल, बस 1 साल अपना पढ़ाई की तरफ लगा दो, बजाय घर भी देख रहे हो पढ़ाई भी देख रहे हो और 5 साल निकल जा रही है, ठीक है। चलिए, तो वो मेन पहले पॉइंट का बस इतना कहने का मतलब था कि अपनी सारी जान एक तरफ लगा दो। हम कैसे दिख रहे हैं, कैसे कपड़े पहन रहे हैं, दाढ़ी कैसी दिख रही है, XYZ इन सब पर ध्यान मत लगाओ, ठीक है। सारा ध्यान एक तरफ, इंस्टा फेसबुक इस सब को त्याग दो, सब मोह माया है। कोई कल को ये नहीं पूछने वाला कितने फॉलोअर्स हैं, नौकरी है या नहीं है, सब यही देखने वाले। स्टेप 2 इंपॉर्टेंट, नो अबाउट एग्जाम एंड प्रीवियस ईयर कट ऑफ। कई स्टूडेंट्स की ये डिमांड रहती है कि सर कितनी कट ऑफ गई थी पिछले बार, ये बता दो, है ना। हमें यही नहीं पता कि कितने टीयर में एग्जाम होता है, कि पहला एग्जाम पहला पेपर देते ही सीधे सिलेक्शन है, या फिर 1 पेपर 2 पेपर, कितने पेपर, लेवल कितने एग्जाम में, यही नहीं पता। तो जिस भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो आपको सारे इन्स एंड आउट पता होने चाहिए कि हाँ भाई एग्जाम में ये लेवल 1 है, लेवल 2 लेवल 3 टाइपिंग है या नहीं है, पहले कितनी कट ऑफ गई है, कि हाँ भाई मेरा लगभग टारगेट इतने नंबर का है, एक दिमाग में होना चाहिए। हाँ भाई उसमें दिल्ली के लिए इतनी कट ऑफ गई थी, मतलब खुद आपको वो चीज़ देखनी है, कोई और आपको नहीं बताएगा। आपका सिलेक्शन आप ही की मेहनत से होने वाला है। आप सोचो कि कोई और आपको गाइड कर देगा, हम सिलेक्शन ले जाएंगे, नहीं। आप जितने भी टॉपर्स की वीडियो देखो भाई उन सब ने मेहनत करी है। तो देयर इज नो शॉर्टकट टू सक्सेस, यू हैव टू वर्क रियली हार्ड। आपको पता है ना कि वैकेंसीज कितनी कम है, अब भले हम ऐसा मान लें कि अरे नहीं हो ही जाएगा, एक ही सीट चाहिए, तो उस भ्रम से बाहर आना है, ठीक है। स्टेप 3, ये भी बहुत सारे पॉइंट इंपॉर्टेंट की हम बात करें, वेटेज ऑफ सब्जेक्ट एंड चैप्टर। देखिए जब आप एग्जाम की तैयारी चालू करते हैं तो आपको पता होना चाहिए यार सबसे पहले ये इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं जो मुझे कवर अप करने हैं, ठीक है। आप कई स्टूडेंट्स क्या गलती करते हैं कि वो एग्जाम ओरिएंटेड तैयारी करने लगते हैं, जैसे कि अरे मैं MTS के लिए तैयारी कर रहा हूं, मैं CHSL के लिए अगली साल तैयारी करूंगा, CGL के लिए उससे अगली साल, CPO के लिए अलग है, UPSI के लिए अलग है ना, NTPC के लिए अलग है। यार आप खुद ये बात जानते हो कि सिलेबस सबका एक ही है। अगर कोई एक मैंने सवाल यहाँ पे दिखा दिया तो कोई नहीं बता सकता कि वो कौन से एग्जाम का है। तो एग्जाम ओरिएंटेड तैयारी छोड़ो भाई, सब्जेक्ट ओरिएंटेड तैयारी करो। आपने देखा ना जब एक स्टूडेंट क्लियर करता है तो वो डिफरेंट 5 एग्जाम भी क्लियर कर देता है, भले वो SSC के ही ना हो। एक SSC हो गया, एक CDS हो गया, एक NDA हो गया, एक FCAT हो गया, एक अपना NTPC हो गया, एक RRB NTPC हो गया, बैंक का क्लर्क हो गया। जब वो क्लियर कर रहा है, कांस्टेबल SI सब क्लियर कर रहा है, क्यों? क्योंकि भाई सिलेबस तो एक ही है ना। सवाल जब उसने प्रॉफिट एंड लॉस, CISI सब कुछ अर्थमेटिक एडवांस अच्छे से पढ़ ही लिया, इंग्लिश अच्छे से पढ़ ली, रीजनिंग ये सब अगर अच्छे से पढ़ ही लिया, तो बाहर क्या जाने वाला है। तो ये जो बैचेस चलते हैं कि नहीं भाई ये इसके लिए उसके लिए, उस चीज से बाहर आओ। सबकी तैयारी एक है, चैप्टर को पूरा कवर करो, चाहे किसी भी एग्जाम में सवाल आ जाए, कैट वैट छोड़ के, ठीक है। तो हमें पता होना चाहिए कि किस चैप्टर का वेटेज ज्यादा है, किस सब्जेक्ट का वेटेज कितना है और किस चैप्टर का वेटेज कितना है, ये सब हमें पता होना चाहिए। आप अपने आप से पूछो कि आप में से कितनों ने इस तरीके से कुछ बनाया है। ये जैसे मैथ्स के लिए हमने बना लिया कि भाई 2015 में कहाँ से कितने सवाल है, 16 में 17 में CGL की बात कर ली, ऐसे मेंस में कितने सवाल है। ऐसे आप जिस भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, क्या आपने इंग्लिश, मैथ, रीजनिंग, GS सबके लिए इस तरीके से बाइफर्केशन किया कि यार मेरे लिए मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि कौन कौन से चैप्टर इंपॉर्टेंट है, तो यार ये वाले चैप्टर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इनको बाद में देख लेंगे, है ना। जिसका वेटेज ज्यादा है सबसे पहले उसको देखना है। बात समझ रहे हैं? जहां से कुछ आ ही नहीं रहा उसके पीछे टाइम वेस्ट नहीं करना। तो आपके पास पता होना चाहिए, ऐसी नहीं कि कोई भी आपको किसी भी चैप्टर से पढ़ा रहा है और आप पढ़ रहे हैं। आपको पता होना चाहिए कि जो इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं उस पर टाइम ज्यादा देना पड़ेगा, क्योंकि उसकी वेटेज 10 नंबर के आसपास की है।
10 क्वेश्चंस के आसपास की है, तो वहां टाइम लगेगा। तो ऐसे खुद बनाइए अपने लिए, ठीक है। अब ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट कि श्योरली हैव अ बुक, ऑलवेज इंक्लूड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन चैप्टर वाइज। पहला मतलब कि अब कई स्टूडेंट्स तो बुक नहीं, बुक के भरोसे नहीं है, हम किसी से पढ़ेंगे बस उसी के भरोसे, वो जो पढ़ा रहे हैं उसी में से पूरा पेपर आएगा, क्योंकि ऐसा वो कहते हैं, सब कहते हैं मेरे पढ़ाए हुए से बाहर नहीं आएगा। अरे भाई तुम अगर यहाँ पे पढ़ा रहे होते तो तुम भी यही कहते कि जो मैं पढ़ा रहा हूँ उससे बाहर कुछ नहीं आएगा, वरना बच्चे पढ़ेंगे क्यों, उससे एक भी सवाल बाहर नहीं आएगा। बट एग्जाम देने जाते हो तो सब कुछ वहां से बाहर ही आता है, डिट्टो सवाल आपको नहीं मिलने वाला। अगर आप ऐसी गलतफहमी में तो बाहर आ जाओ, नहीं तो अगर एग्जाम दे के आए होगे तो उस गलतफहमी से ऑलरेडी बाहर आ चुके होगे। अब कहने से थोड़ी कुछ, सर आपने तो बोला था सब अंदर में से आएगा, तो फिर आपको समझा ही दिया जाएगा कि बेटा सब कुछ कैसे आ सकता है, कंसेप्ट वही आए होंगे, ठीक है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप जिस भी एग्जाम की तैयारी करो उसकी चैप्टर वाइज वाली किताब आपके पास होनी चाहिए, यानी कि मैथ्स है तो मैथ्स की चैप्टर वाइज आपके होनी चाहिए जिस भी एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हो, कि प्रीवियस ईयर में उस डिपार्टमेंट ने या उस कमीशन ने कैसे कैसे सवाल पूछे हैं, तो आप उसकी प्रैक्टिस करेंगे। तो बुक अपने पास एक रखो, मैंने खुद एक बुक लिस्ट आपको दे रखी है, अगर आप इसी यूट्यूब चैनल पर सर्च करोगे बुक्स फॉर जो भी सब्जेक्ट है, वो मेरे सजेशंस हैं। देखिए एक बात हमेशा याद रखिएगा कि 1 बुक एट अ टाइम। जैसे मान लीजिए आपने इंग्लिश की कोई एक किताब ले ली, ठीक है, लेटर से आपने परफेक्ट की किताब आती है आपने वो ले ली, है ना। आपने ग्रामर की कोई और किताब आती है, मान लो लूसेंट की, आपने वो ले ली है। आपने कोई और एक तीसरी किताब भी उठा ली, है ना, ब्लैक बुक करके कई सारी बुक है, आपने वो एक किताब उठा ली। लेकिन अब दिक्कत क्या हो रही है कि आप तीनों में सब कुछ नहीं पढ़ पा रहे। मैं आपको बता रहा हूं और आप अपने एक्सपीरियंस से भी देखोगे 90% जो कंटेंट है वो सब में सेम है, लेकिन हम 3 किताबें लेके बैठ गए। एक किताब लो, उसको पूरा पढ़ो, उससे बेनिफिट होगा। फिर जब आप दूसरी किताब उठाना भी चाहोगे तो उसमें आपको 90% सेम ही मिलेगा और इससे आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। तो 10 बुक एक साथ लेके ना बैठो, 1 बुक एट अ टाइम, ठीक है। बुक कंपलसरी है रखना अपने पास, क्योंकि बुक से ही आप जान पाएंगे कि आपको कैसा पढ़ाया जा रहा है, ठीक है। उस पॉइंट पर आते हैं, चूज एन एजुकेटर, चेक योर सेल्फ। देखिए मैं आपको सबसे पहला पॉइंट बता दूं कि सबसे जो इंपॉर्टेंट चीज है वो है आपका खुद का हार्डवर्क। आपको पता है एक एजुकेटर अगर आपको सही मिल गया, जिसने खुद भी एग्जाम दे रखा है या कुछ उसके एक्सपीरियंस है, तब तो वो आपको सही से गाइड कर देगा। और आप देखिए कितने सारे जिनने खुद ही एग्जाम कभी नहीं दिया वो गाइड कर रहे हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, कोई इसमें रोकथाम तो है नहीं। मगर यार आप खुद सोचो कि वो कोई भी आपको कुछ कह रहा है, आप उस पर भरोसा करें, इससे अच्छा उस चीज को खुद चेक करें। क्या करें, सबसे पहले आप खुद चेक करो। कैसे चेक करोगे, उसी के लिए तो मैंने आपको कहा कि प्रीवियस ईयर चैप्टर वाइज रखिए। आप सबने सुना, मान लीजिए इंग्लिश के ये 3-4 टीचर अच्छे हैं, है ना, आप सब यूट्यूब पे देख लो या यहाँ वहां देखो, आपको उनका कोई भी एक चैप्टर जो है मिल जाएगा। आप उस चैप्टर को कंप्लीट पढ़िए और उसके बाद देखिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, जो मैंने आपको कहा था ना कि प्रीवियस ईयर चैप्टर वाइज की किताब आपको रखनी है। अब आप देखो कि उनने जो पढ़ाया उससे आपके उस टॉपिक के सवाल हो रहे हैं नहीं। आपको 3-4 एजुकेटर पता थे तो आपने उनमें से मान लीजिए एट मैक्स 2 शॉर्टलिस्ट कर लिए, मैक्सिमम से मैक्सिमम आपने 2 शॉर्टलिस्ट कर लिए, उन 2 से पढ़ा, चाहे उनकी ऐप हो कुछ भी XYZ, आपने उन दोनों से पढ़ा। 2 से ज्यादा टीचर बिल्कुल भी नहीं रखने, 2 इज मोर देन सफिशिएंट। मोर देन सफिशिएंट की बात करूं, 2 से ज्यादा मत रखो। आपको अगर फॉर एग्जांपल जैसे मान लो मैंने ट्रिग्नोमेट्री पढ़ाया, मान लो कि मैंने मेरा कोई टॉपिक आपको समझ में नहीं आया, ठीक है, फिर आप वो दूसरे एजुकेटर से जाके पढ़ सकते हो। बट 2 से ज्यादा, अब ये नहीं कि आप ट्रिग्नोमेट्री तीसरे से भी पढ़ रहे हो, चौथे से ही पढ़ रहे हो। देखो आपका जो भी नंबर आने वाले हैं ना वो आपकी प्रैक्टिस से आने वाले हैं। 2 से पढ़ लिया बस, 10 से पढ़ने से हमें कोई ऐसा सब बोल देंगे कि 5 सेकंड में सवाल हो जाएंगे 10 में, लेकिन 10-5 सेकंड में सवाल चुनिंदा होंगे, जो 2-4 हो जाएंगे 100 में से, बाकी में टाइम लगेगा ही लगेगा। तो ये ना सोचो कि एक ऐसी शॉर्टलिस्ट कोई भी दे देगा कि हमारा सिलेक्शन वहां से ही हो जाएगा। हार्डवर्क करना पड़ेगा। 2 से पढ़ लिया, प्रैक्टिस करिए, ठीक है। अगर मैं बात करूं मैथ्स की, मैं भी मैथ्स पढ़ाता हूं, आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप चैप्टर बाय चैप्टर वहां से मैथ्स पढ़ सकते हो। दीक्षित सर के नाम से ऐप है, प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हो। हर एक चैप्टर में मैंने अपना 200%, वैसे 200% दे नहीं सकते बट पूरी जान झोंक रखी है। आपको एक चैप्टर पढ़ना, एक चैप्टर पढ़ो। आप फ्री ट्रायल ले सकते हो, पूरे एक दिन कोई भी चैप्टर पढ़ सकते हो। आपको फ्री ट्रायल लोगे, आपको सारे चैप्टर्स आपके अनलॉक हो जाएंगे। आपको जो चैप्टर देखना है ना आप देखो, अच्छा लगे तो आगे पढ़ सकते हो। लेकिन मेरी ऐप से आप तब पढ़ो जब आपने इंग्लिश, रीजनिंग, जीएस कवर कर रखा है। अगर आपको सभी पढ़ना है और आप एकदम फ्रेशर हो तो मैं अनअकैडमी प्लस पर भी पढ़ाता हूं, आप वहां से मुझसे पढ़ सकते हो। मुझसे तो पढ़ ही सकते हो, बाकी मैंने जैसे कहा इंग्लिश, रीजनिंग, जीएस, बहुत सारे एजुकेटर्स, आई थिंक 50+ एजुकेटर्स हैं। लेकिन एक बात याद रखना जो भी बोली थी,
ठीक है 50 है, लेकिन आपको चुनने कितने हर सब्जेक्ट के? 2 इज मोर देन सफिशिएंट, 2 इज मोर देन सफिशिएंट, ठीक है। और आई थिंक वहां पर जो फीस है 1 ईयर की, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, वो 4800 के आसपास है, ठीक है। ये फीस आपकी हो जाएगी आफ्टर यू अप्लाई द कोड। मेरा कोड है दीक्षित सर, विदाउट एनी स्पेस अगर आप दीक्षित सर लिख देंगे तो आपकी फीस 10% कम हो जाएगी। लेकिन फिर वही बात, एजुकेटर के भरोसे रहोगे क्या? नहीं। सेल्फ एनालिसिस तो आपको करना ही है कि वो कैसा पढ़ा रहे हैं, कैसे प्रीवियस ईयर देखिए। आपको कहीं से भी पढ़ना, आप वहां से पढ़िए। मैं बस ये बता रहा हूं मैं कहां पढ़ा रहा हूं, आप कहीं से भी पढ़िए, लेकिन एक बात याद रखना कि प्रीवियस ईयर चैप्टर वाइज या प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आपके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वहीं से आप पता कर पाओगे कि आपको कैसा पढ़ाया जा रहा है, कि वो वहां पर आपको कंटिन्यू करना चाहिए या नहीं। वो पहले आपको एजुकेटर को एनालाइज कर लेना है, आपकी किसके साथ फ्रीक्वेंसी मैच कर रही है। आपको क्या देख करना है कि हाँ भाई आपको कहां से समझ में आ रहा है और प्रीवियस ईयर हो रहे हैं या नहीं हो रहे। क्लियर है सभी को? चलिए आगे बढ़ते हैं। यार आज के टाइम में ये चीज तो खत्म कर दी सबने खत्म कर दी कि नोट्स तो मतलब बनाने ही नहीं, क्योंकि देखो लाइव हो चुका है। अब इसमें होता क्या, जब लाइव हो जाता है और मैं आपको पीडीएफ दे दूंगा नोट्स की, है ना, मतलब देखो हार्डवर्क एकदम खत्म ही करते जाओगे तो फिर एग्जाम में भी आंसर की दे दी जाएगी आपको। ऐसा थोड़ी होने वाला है कि भाई आपको क्वेश्चंस की पीडीएफ मिल जाएगी, आपको नोट्स की पीडीएफ मिल जाएगी, लेकिन फिर आप रिवाइज कैसे करोगे? आप खुद मेरे को बताओ। मान लो मैंने आपको, जैसे हम हर एक कोई आपको क्वेश्चंस की सारी पीडीएफ आपको दे दी, ठीक है, कि हाँ भाई ये हो गए क्वेश्चंस, अब सीधे आंसर देखते जाओ। अब कई स्टूडेंट्स तो ना ही क्वेश्चन नोट कर रहे, ना ही आंसर नोट कर रहे। तो जब आप 1 साल या 6 महीने 4 महीने कितने भी महीने अगर आप पढ़ लोगे, आपके पास वो रिटर्न में होगा क्या? कॉन्फिडेंस कहां से आएगा कि हाँ भाई हमने मेहनत करी? पता है ये सारा जो है ना, ये मेरे हिसाब से जो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है वो ये है कि हम 10 जगह पढ़ते हैं, 5 जगह पढ़ते हैं, 10 किताबें लगाते हैं, वो मेंटल सेटिस्फेक्शन के लिए लगाते हैं। उसमें भले कुछ भी वहां से सवाल आए ना आए, लेकिन हम एक एग्जाम में जब जाते हैं तो पॉजिटिव उसके साथ माइंडसेट के साथ जाते हैं कि हम मेहनत करके आए हैं। लेकिन वो मेहनत हमारे पास होनी तो चाहिए। हमने 4 महीने से पढ़ रहे हैं, हमने नोट्स ही नहीं बनाए, हमें लगे भाई हमने तो कुछ पढ़ा ही नहीं है, क्योंकि ऑन पेपर्स ऑन रिकॉर्ड्स हमारे पास कुछ नहीं है। तो नोट्स जरूर बनाओ। मान लो कि आपके पास क्वेश्चंस की एक पीडीएफ है, ठीक है, अब आप मान लो नोट्स बना ही नहीं रहे, वो तो बिल्कुल गलत है। दूसरी तरफ आप लिख रहे हो सॉल्यूशन 1 पहले क्वेश्चन का, सॉल्यूशन 2 दूसरे क्वेश्चन का, लेकिन आपके पास क्वेश्चंस है ही नहीं। आप कहते हो प्रिंट करवा लेंगे। अरे मेरे भाई इसके ऊपर सवाल चिपकाओगे क्या फिर बाद में? अगर चिपकाओगे तो फिर पीछे का पेज खराब हो जाएगा, हाँ है ना, मुड़ जाता है ना गम लगाने के बाद। तो भाई जब तक आप हैंड रिटन नोट्स नहीं बनाओगे कोई फायदा नहीं होने वाला पढ़ाई का। भाई आप दिन में 10 घंटे, अब आप दिन में अगर 5 घंटे ऑनलाइन पढ़ोगे, दिन में अगर 5 घंटे ऑनलाइन पढ़ोगे तो उसको पचाने के लिए कम से कम 5 से 6 घंटे और चाहिए मिनिमम। तो इसका मतलब यह है भले कम पढ़ो बट अच्छे से पढ़ो, प्रॉपर नोट्स बनाओ उसके। भाई पहले भी ऑफलाइन जब क्लासेस चलती थी तब कितना 2-2 घंटे की क्लास होती थी, क्लास में सब कुछ नोट हो जाता था। अब क्या है, ऑनलाइन की वजह से एक तो स्पीड बढ़ जाती है, क्वेश्चंस पहले से टाइप्ड फॉर्म में आपको भी मिल चुके हैं, स्पीड बढ़ रही है, लेकिन हम उसे नोट ही नहीं कर पा रहे। हम सोचते हैं कि क्लास के बाद नोट करेंगे, फिर भी नहीं नोट कर पाते। पीडीएफ अलग पड़ी रहती है, सॉल्यूशंस अलग पड़े रहते हैं, कई तो सॉल्यूशन भी नहीं करते। आप एक बात याद कर लो, समझ लो, दिमाग में डाल लो कि हमें नोट्स बनाने ही बनाने हैं। इसी से असली फायदा होने वाला है। नोट्स कितने टाइप के होते हैं? नोट्स मेरे हिसाब से 2 टाइप के होते हैं। एक होते हैं अपने क्लास नोट्स, आप क्लास में जो भी पढ़ रहे हो, क्लास मतलब ऑनलाइन क्लास में, ऑफलाइन क्लास में, जो आपको क्लास में पढ़ाया जा रहा है वो आपके क्लास नोट्स हो गए। एक हो गए रिवीजन नोट्स, मतलब शॉर्ट नोट्स। कि आप शॉर्ट नोट्स कैसे बना सकते हो कि पूरा मैथ्स जो है 25-30 पेजेस में खत्म कर दिया आपने, ठीक है। आप अगर मेरे रिवीजन नोट्स देखना चाहते हो, मैंने आज तक संभाल के रखे हैं, आप वही ऐप का लिंक जो डिस्क्रिप्शन में दिया है दीक्षित सर के नाम से, आप वहां पर पीडीएफ सेक्शन में जाओगे तो आपको रिवीजन नोट्स का एक कॉलम दिखेगा, आप उसमें जाके इंग्लिश, मैथ, रीजनिंग, जीएस के नोट्स देख लेना। 1-2 दिन के लिए मैं उन्हें फ्री करवा दूंगा। वैसे उसकी एक नॉमिनल फीस है, फीस रखने का सिर्फ और सिर्फ एक रीजन है कि यार सर्वर की कॉस्ट निकल सके, वो 20-25 रुपए के आसपास है। 1-2 दिन बिल्कुल फ्री, आप जाके देखो कि रिवीजन नोट्स क्यों बनाने हैं। हर एक टॉपर बनाता है, आप भी बनाते होंगे। देखिए ये हो गए क्लास नोट्स, अगर आप देखो ये हो गए क्लास नोट्स, जैसे टाइम एंड वर्क चैप्टर है ना, अब आप देख रहे हो ये क्लास नोट्स हैं, आराम से तसल्ली के साथ, मेरे ही हैं अपने टाइम के, ठीक है, आराम से आप नोट्स बना रहे हो, ये हो गए प्रॉपर नोट्स, पढ़ने में भी समझ में आ रहा है, ठीक है। उसके बाद अपना ये भी क्लास नोट्स ही हैं। हाँ अब ये देखो टाइम एंड वर्क का जैसे था, यहां पर जो है ये रिवीजन नोट है। इतने में टाइम एंड वर्क खत्म, क्योंकि मुझे केवल इतने में डाउट है। बात समझ पा रहे हो? क्लास नोट्स कहां इतने बड़े बड़े चल रहे हैं, और वहीं रिवीजन नोट्स सिर्फ और सिर्फ इतने। साफ हैंडराइटिंग की वजह से पढ़ने में समझ में आता है, कुछ चीजें हमने हाईलाइट कर ली, जब रिवाइज कर रहे हैं तो फटाफट से
ओवरव्यू ले लिया, ठीक है। फिर ये हो गए हमारे रिवीजन नोट्स, जो एकदम एंड मोमेंट के रिवीजन के लिए रहेंगे। एंड में 4 रजिस्टर नहीं पढ़ पाओगे, 25-30 पेजेस में आपको अपना जो भी एक चैप्टर पूरा कोर्स एक सब्जेक्ट का खत्म करना है, हो जाएगा, ठीक है। इसी तरीके से देखो कोऑर्डिनेट यहां पर खत्म, यहीं पर डाउट था मुझे अपने टाइम में, रेशियो यहां खत्म, इस वाले सवाल में डाउट आ रहा है, एलिगेशन यहां खत्म। तो इस तरीके से बनाना, क्योंकि एंड का एक मोमेंट, एक महीना बहुत क्रूशियल होता है कि यार हमें होप एकदम लूज नहीं करनी कि यार अब क्या होगा, पैनिक सिचुएशन नहीं क्रिएट करनी यार, अब कैसे मैं रिवाइज करूं सब कुछ, ठीक है। चलिए, टाइम टेबल भाई बहुत खतरनाक चीज। सब बोलते हैं सर टाइम टेबल कैसे बनाए। अब मैंने भी बहुत बार टाइम टेबल बनाया, बट कभी भी टाइम टेबल फॉलो नहीं हो पाता। टाइम टेबल खुद का ही दुश्मन है। क्यों? देखिए, हमने सोचा था कि 8 से 9 आज हम इंग्लिश पढ़ेंगे, गलती से हम 8:15 8:30 हो गए। तब हम क्या सोचने लगते हैं, मैं अपनी बात बता रहा हूँ, हो सकता है आप अपना टाइम टेबल अच्छे से फॉलो कर पाते हो। 8:30 हो गए, अब यार अब 9 बजे के बाद ही पढ़ेंगे, अब दूसरा सब्जेक्ट ही पढ़ेंगे, तो वो टाइम ऐसे मिस होते जाता है। देखिए इस बात को समझिए कि तैयारी, मैं कह रहा हूं मान लो इंग्लिश है, इंग्लिश को मैं मानता हूं कि इंग्लिश मान लो 5 घंटे में या 7 घंटे में, जितने भी घंटे हैं, ये आवर्स को डिनोट कर रहा है एक गोला, इतने घंटे में पूरा इंग्लिश खत्म हो जाएगा। और इसी तरीके से अगर मैं मैथ्स की बात करूं तो मैथ्स भी मान लो कुछ इतने घंटे में लेटेस्ट से खत्म हो जाएगा। हमने टाइम टेबल बनाया, एक दिन में ये पढ़ेंगे और ये पढ़ेंगे, मान लो 2 इंग्लिश के आवर और 1 मैथ के। लेकिन आप एक बात सोचो, कोई बात नहीं, अगर आप इंग्लिश ही एक दिन पढ़ रहे हो और आपने 3 घंटे पढ़ ली, मैथ उस दिन नहीं पढ़ा, तो क्या फर्क पड़ता है? आपका मेन काम तो इस पूरे को कवर करना है ना। अगर आप एक दिन पूरा इंग्लिश को दोगे तो इंग्लिश का सिलेबस फटाफट खत्म हो जाएगा और फिर हम मैथ्स पर आ जाएंगे। बात सही है। तो यही चीज एक ऑनलाइन में मैं बात कर रहा हूं। आप ऑनलाइन में ये कोशिश मत करो, ऑनलाइन ऑफलाइन कहीं भी पढ़ रहे हो, आप ये कोशिश ना करो कि रोज मेरे को 4 सब्जेक्ट पढ़ने हैं। रोज 4 सब्जेक्ट पढ़ोगे, मान लो आपकी एक क्लास में कहता हूं 2 घंटे की है, 1.5 घंटे की है, तो 4 घंटे की क्लास लेने के लिए 6 घंटे तो सीधे सीधे ये चले गए, बीच में थोड़ा ब्रेक, बहुत ब्रेक जाएगा, 8 घंटे हो गए। और उस 6 घंटे के नोट्स बनाने के लिए लगभग आपको 6 घंटे और लग जाएंगे, नोट्स प्लस थोड़ा सा रिवीजन। तो क्या आप 12-14 घंटे पढ़ने वाले हो? तो इस वजह से क्या आंसर है? नो। इस वजह से क्या होता है कि हमारा जो भी हमने टॉपिक पढ़ भी लिया एक बार के लिए, बट वो हमारे दिमाग में नहीं गया, हमने उसके नोट्स ही नहीं बनाए, वो हमारा छूट भी रहा है और हमने पढ़ भी लिया एक तरीके से। तो भले 2 सब्जेक्ट्स को पिक करो, लेकिन उनको फिर अच्छे से कवर करते जाओ। रोज का टारगेट इतना ज्यादा ना रखो जो हम कवर ही ना कर पाए। तो टाइम टेबल, मेरा मानना यह कि टाइम टेबल ऐसे ना सोचो कि मुझे 6 घंटे पढ़ना है, मुझे 8 घंटे पढ़ना है। मेरा मानना यह, आपका शरीर जितने घंटे पढ़ने के लिए रेडी है, जितने घंटे पढ़ सकता है, ज्यादा से ज्यादा पढ़ो। और ऐसा नहीं है कि भाई हम बीच में छुट्टी ले ही नहीं सकते। अरे किसी दिन आपका पढ़ने का मन नहीं है, पूरे दिन जो करना चाहते हो वो एंजॉयमेंट करो, बट फिर बैक टू अपना चीजें तैयारी शुरू कर दो। भाई होता है, हफ्ते 10 दिन में होता है, मन नहीं कर रहा, कुछ नहीं कर रहा, कोई दिक्कत नहीं। ये 1 दिन 2 दिन से कुछ नहीं हो रहा। मैंने आपको ये लंबी मैराथन टाइप है, 8 महीने है ना, बीच बीच में 1 आध दिन छूट गया, कोई दिक्कत नहीं। उसके लिए अगले दिन टेंशन ना लो, यार कल तो कुछ पढ़ा नहीं, कोई बात नहीं। रात में सो रहे हो, देखो यार मैं जिस भी पोस्ट पर पहुंचना चाह रहा हूं, जहां उसके लिए इतना कंपटीशन है, क्या मैंने जस्टिस किया? क्या मैंने आज उतनी पढ़ाई करी? अपने आप चीजें होने लगेंगी। अगर आप में सच में डेडिकेशन है, आप वहां पे सच में जाना चाहते हैं, उसके लिए मेहनत करना चाहते हैं, ठीक है। तो रोज ये ना सोचो कि हमें सब कुछ ही पढ़ना है। हाँ, रोज देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट आपको पता है इंग्लिश और मैथ 2 सब्जेक्ट है, तो पहले इनको कवर करो। रीजनिंग, जीएस, रीजनिंग 1 महीने में हो जाएगी। जीएस की बात करें तो जीएस तो समुद्र है, बट उसमें भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पकड़ो कि यार यहां से तो सवाल आते ही हैं, ठीक है। सबको एक बार पकड़ने की कोशिश करो, कुछ भी पकड़ में नहीं आएगा। 2 सब्जेक्ट को पकड़ो अपना आराम से। बाकी जो है आप डाउनलोडेड वीडियोस होती जाएंगे, वो आप बाद में भी वीडियो देख सकते हो, रिकॉर्डेड फॉर्म में मिल जाएंगी, कोई टेंशन थोड़ी है। बट सब कुछ एक दिन में मेरे हिसाब से कोशिश नहीं करनी चाहिए। अब आ जाते हैं हम अपने लास्ट पॉइंट पर, दैट इज प्रैक्टिस बूस्ट अप कॉन्फिडेंस। प्रैक्टिस बहुत जरूरी है, प्रैक्टिस जो है वो बहुत जरूरी है। और इसमें मैं सबसे पहले एक बात बताऊं कि प्रैक्टिस, हम कहते हैं कि प्रैक्टिस के लिए सर आप हमें ना शीट दे दो। सबसे गलत तरह की प्रैक्टिस क्या होती है? पीडीएफ वाली प्रैक्टिस। मतलब सर आप हमें पीडीएफ दे दो, हम उसी से करेंगे। या जो आपने क्लास में, मतलब कहीं भी आप पढ़ रहे हैं, जो किसी एक एजुकेटर ने आपको मान लो 50 सवाल करा दिए, तो सिर्फ उनको प्रैक्टिस कर रहे हैं, नहीं। जो आपको क्लास में कराए गए वो केवल रिवाइज करने के लिए। प्रैक्टिस तो कम से कम, मेरा मानना है इसका 5 टाइम्स आप प्रीवियस ईयर से करोगे ना। आप कहते हो सर किरण इतनी मोटी है, मैं तो इसको देख के घबरा जाता हूं। अरे मेरे भाई, किसी भी सरकारी दफ्तर में जाओगे, इतनी तो एक फाइल मिलेंगी, वहां पे भी देख के घबरा जाए। अरे घबराने का क्या ऑप्शन है? मैंने कहा भी एक टाइप के आपको 10 सवाल दिख रहे हैं, 2-2 सवाल करो, स्किप करते जाओ।
बट आप ही, अगर मैं ऐसी रैंडमली कोई भी एजुकेटर आपको रैंडमली 100 सवाल 150 सवाल दे दे, बेटा इसी में से आ जाएगा, तो क्या आ जाएगा? क्या पता हमसे एक इंपॉर्टेंट सवाल, 2 इंपॉर्टेंट सवाल, 5 इंपॉर्टेंट सवाल मिस हो गए हो। क्या पता 500 किरण में 500 सवाल है, मैंने स्टार्टिंग के ही 100 उठा के दे दी हूं। तो अपनी सक्सेस किसी और के हाथों में ना छोड़ो, खुद मेहनत करो, ठीक है। तो जो 50 क्वेश्चंस हैं कम से कम उसका 5 टाइम्स तो आपको प्रैक्टिस करना है। ये तो केवल और केवल आपके कंसेप्ट्स के लिए, ये तो आपने एक बार देख लिए तो क्या बार बार इन्हीं को प्रैक्टिस करोगे? देखे दिखाए सवाल को प्रैक्टिस करने से क्या ही फायदा होने वाला है? उसमें हम अपनी सक्सेस नहीं देखेंगे, हम देखेंगे जो हमने सवाल नहीं देखे। इसी के लिए एक वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट जो मैं यूज करता था, मैं जैसे अभी मैं बताता हूं, मॉक टेस्ट पर भी आएंगे कि 2 प्रीवियस ईयर के कम से कम 2 ईयर, कम से कम पिछले 2 साल के जो पेपर है वो आपको नहीं करने हैं। अरे सर ये क्या बोल दिया आपने? बिल्कुल भी लास्ट 2 साल के सवाल तो आपको करने नहीं है। कब नहीं करने ये बात समझिए। फॉर एग्जाम्पल आपने आज प्रॉफिट एंड लॉस खत्म किया, तो जब आप किरण की प्रीवियस ईयर चैप्टर वाइज या कोई भी प्रीवियस ईयर चैप्टर वाइज लगाओगे, तब आपको लास्ट के 2 साल के सवाल सीधे छोड़ने हैं। मतलब 2020 का एग्जाम दे रहे हो तो जो 19 प्री मेंस में है और 18 प्री मेंस में है उसको छोड़ देंगे, 17 वाले करेंगे। या अपना मतलब 18 और 19 के सारे सवाल, चाहे वो एमटीएस का हो या एसएससी के किसी, मतलब कोई भी पेपर हो, वो आपको लास्ट के 2 साल के सवाल नहीं छूने। रीजन अभी मैं बताता हूं क्या है इसका मेन रीजन। देखो आप एक बात बताओ, आप क्या करो, लास्ट के 2 साल के ही पेपर अगर लगाओगे तो आप मुझे बताओ आप मॉक टेस्ट में क्या देने वाले हो? आप सभी को पता है कि मॉक टेस्ट काफी ज्यादा टफ हो जाते हैं और उसमें असली एनालिसिस नहीं हो पाता है कि मैं किस लेवल पर हूं। असली एनालिसिस नहीं हो पाता है कि भाई कई बच्चे उसको बार बार देते हैं, डिफरेंट आईडी से दे देते हैं, वो ऊपर हम नीचे रह जाते हैं, है ना, या लेवल ज्यादा हाई हो जाता है। तो हम अपने आप को एनालाइज कैसे करेंगे? मॉक देके हम डिप्रेस हो जाते हैं, मेरे इतने ही नंबर आ रहे हैं। मेरे 100-110 नंबर आते थे मैथ में, मेंस के मॉक में, फिर मैंने मॉक टेस्ट देना छोड़ा 15 में, तब जाके इंप्रूवमेंट हुआ। तो वही कर दो, ये सबसे बेस्ट मॉक टेस्ट कौन से हैं? प्रीवियस ईयर। तो जब आप लास्ट के 2 साल के पेपर लगाओगे तो आपके पास मॉक तो खत्म ही हो गए प्रीवियस 2 साल के, मतलब ये वाले जो बेस्ट पेपर है वो तो खत्म। अब आपके 16 के मेंस में या 16 के प्री में अच्छे नंबर भी आएंगे, आप कहोगे नहीं यार वो तो पुराना पेपर है। ऐसा कुछ है नहीं, किसी भी प्री मेंस में आपके अच्छे नंबर आ रहे हैं मतलब अच्छा है। बट आप अपने कॉन्फिडेंस को बूस्ट करने के लिए लास्ट के 2 साल के पेपर छोड़ दो, और वो पेपर हम लास्ट के 1 महीने में सिर्फ लगाने वाले हैं सारे, विद प्रॉपर एनालिसिस। बहुत इंपॉर्टेंट है ना। तो अब आते हैं, प्रैक्टिस 2 तरीके से होती है, एक होती है चैप्टर वाइज, एक मिक्स्ड। चैप्टर वाइज प्रैक्टिस कब होती है? जब आप किसी एक चैप्टर को खत्म करते हैं, तो प्रॉफिट लॉस हो गया वो खत्म, परसेंटेज खत्म हो गया तो उसके चैप्टर वाइज लगाए, रेशियो खत्म उसके चैप्टर वाइज। इंपॉर्टेंट बात, लास्ट के 2 साल के सवाल हम छोड़ते जा रहे हैं क्योंकि वो हम एंड में, वो हम अपने लिए मॉक टेस्ट इकट्ठे कर रहे हैं। फिर आप किसी भी कंपनी के मॉक टेस्ट दो, बट प्रीवियस ईयर होने चाहिए। कोई भी आप उठा सकते हो, चाहे टेक्स्ट बुक हो, अड्डा हो, कोई भी XYZ आप मॉक टेस्ट उठा लो, लेकिन बस प्रीवियस ईयर, किसी भी कंपनी के लगाओ बट प्रीवियस ईयर ही लगाने, ठीक है। सब जगह अवेलेबल है। अब मिक्स्ड प्रैक्टिस कब करनी है? जब एटलीस्ट आपका 90% सिलेबस हो जाए, 90 का हो या 100% जब सिलेबस हो गया, तभी लगाना शुरू करना मिक्स। आपने ज्योमेट्री पढ़े नहीं है और आप उन मॉक टेस्ट को वेस्ट कर रहे हो तो कोई फायदा नहीं है। प्री का मॉक टेस्ट वेस्ट कर रहे हो, कोई फायदा नहीं। लगभग 100% जब आपका सिलेबस हो चुका है, तब आपको कोई भी मॉक टेस्ट या कोई भी प्रीवियस ईयर लगाना है। प्लस अभी आप लगा सकते हो तैयारी से पहले भी केवल 1-2 पेपर लगा सकते हो 1-2 दिन में, ताकि यहां से आपको अपना लेवल पता चल जाए कि यार मेरा लेवल चल क्या रहा है और मुझे पहुंचना कहां तक है, मेरे वीक पॉइंट्स कहां हैं। तो एक बार तो स्टार्टिंग में देख सकते हो लेवल देखने के लिए, और एक फिर आता है अपना जब पूरी तैयारी हो जाती है, उसके बाद हम मिक्स्ड क्वेश्चंस लगाएंगे, है ना। मिक्स मतलब कि मतलब मिक्स समझ रहे हो ना, जैसे मैथ से तो पूरा मैथ्स ऊपर नीचे, परसेंटेज, ज्योमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री, कुछ भी ऊपर नीचे करके सवाल आ जाएंगे। बेस्ट मॉक कौन से हैं? मैंने बता ही दिया कि प्रीवियस ईयर लास्ट 2 साल के आपको बचा के रखने हैं। कोई भी, चाहे देखिए अगर आप एसएससी का सीजीएल दे रहे हो तो एसएससी के सभी एग्जाम प्लस और भी कोई आपको एग्जाम मिलता है, वो सभी आपके लिए इंपॉर्टेंट है हर ईयर के। जैसे मैं कहूं सीजीएल 18 की बात करूं तो सीजीएल 18 मान लो कि प्री में 20 सेट थे, लेटर से प्री में 20 सेट थे, तो आपको 20 नहीं लगाने, एटलीस्ट 2-3 लगा लो, 2-3, फिर एमटीएस के लगा लो। ऐसा कुछ भी नहीं होता कि यार एमटीएस का सवाल इसमें नहीं आता, ये सब फर्जी बातें। जो भी पैनल किसी भी एग्जाम के सवालों को बनाता है तो उसको ये नहीं पता होता कि वो इसके लिए बना रहा है, इसके लिए बना रहा है। वो मान लो कि उनने क्वेश्चन बैंक दे दिया कि इतने, मतलब प्रॉफिट लॉस में 100 सवाल दे दिए पूरी टीम ने, अब उन 100 में से कोई भी सवाल कहीं भी डाला जा सकता है। ऐसा नहीं होता है कि एमटीएस का लेवल लो रखना है, सीजीएल का ऊपर रखना है, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा भ्रम है। काफी स्टूडेंट्स को आप में से एग्जाम दे के एक्सपीरियंस
हो चुका होगा। तो आपको 18 और 19 के जो मॉक टेस्ट की मैं बात कर रहा हूं, तो 2018 और 19 के एसएससी के सभी एग्जाम, चाहे वो एसएससी का सीजीएल हो, सीएचएसएल हो, एमटीएस हो, एलडीसी हो, सीपीओ, कोई भी एग्जाम हो, वो सारे के कम से कम 2-3 सेट उस साल के देने हैं। क्लियर है? और कब देने हैं? तो वही बात 90 to 100% जब आपका सिलेबस हो चुका हो। लास्ट बिल्कुल अपनी स्लाइड पर आते हैं, आई थिंक यही लास्ट स्लाइड है, बिल्कुल हाँ, दिस इज द लास्ट स्लाइड। लर्न आर्ट ऑफ स्किपिंग, वेरी इंपॉर्टेंट। कई बार क्या होता है कि हमारा पेपर छूट जाता है। हमारा पेपर छूट क्यों जाता है? क्योंकि हम सवालों को छोड़ ही नहीं पाते। लगता है कि यार हो जाएगा हो जाएगा। सवाल को कैसे अटेम्प्ट करना है इस पर मैंने पहले भी वीडियो बनाई है, अभी भी शॉर्ट में बता दूं। पहले बार जब हम जाते हैं तो हम उन सवालों को करते हैं जो हमें फटाफट हो रहे हैं। जहां पर भी हमें डाउट आता है उसको हम स्किप कर देते हैं, मार्क फॉर रिव्यू कर देते हैं, कुछ भी कर देते हैं, उसको हम बाद में आके देखते हैं। पहली बार में हम फटाफट जो नहीं हो रहा छोड़ते हुए आगे निकलते हैं। इससे क्या होता है, हमारा कोई भी सवाल छूटता नहीं है जो पीछे है। ठीक है, नहीं हो रहा सवाल को छोड़ो। 3 मिनट में किसी को सवाल को सही कर लिया, बाई चांस अगर आपने 3 मिनट में कोई सवाल सही कर लिया, अगले सवाल के लिए प्रेशर बढ़ जाएगा। और 3 मिनट में सवाल नहीं हुआ तो हर अगले सवाल पर आपको ये वाला सवाल याद आएगा कि यार 3 मिनट खा गया, ये 3 मिनट खा गया। और प्री में आपको पता है 1-1 मिनट की कितनी कीमत है। ठीक है, तो इसलिए कोई सवाल नहीं होता है उसको छोड़ो। ये छोड़ना आपको सीखना है कहां से? जब भी आप ये प्रीवियस ईयर चैप्टर वाइज की प्रैक्टिस कर रहे हो, यहीं से आपको ये प्रैक्टिस लानी है। टाइमर के साथ आप मतलब सवालों को करो, नहीं हो रहा तुरंत छोड़ो। ये आदत अभी से डालने की कोशिश करो, तभी जाके एंड तक बहुत अच्छी हो पाएगी। कैसे आपको प्रैक्टिस करनी? सबसे पहले आपको प्रैक्टिस करनी है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ऑफ एसएससी एंड अदर, का मतलब एसएससी के जैसे ही और जितने भी हैं, जो एनटीपीसी है, जो भी इस लेवल के एग्जाम है, वो हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले आपको ये सब कुछ कवर करना है। ये कवर हो जाता है, फिर भी आपके पास टाइम बच रहा है, तब आप इसके तरफ आ सकते हैं, सीडीएस के सवाल लगा सकते हैं। उसके बाद कम इंपॉर्टेंट क्या है, मॉक। मॉक का मतलब मैं कहना चाह रहा हूं प्रीवियस ईयर मॉक नहीं, कोई भी और एनोनिमस मॉक, मतलब कि किसी ने भी बना दिया वो मॉक। और फिर कैट के सवाल, ये लीस्ट इंपॉर्टेंट है। ये सब जब बहुत ही ज्यादा टाइम बच गया, सब कुछ कवर हो गया तब। लेकिन होता क्या है, कई स्टूडेंट इस तरीके से जाते हैं कि जब कैट हम कर ही लेंगे, मॉक टेस्ट बाकी हम कर ही लेंगे, तो ये सब तो अपने आप हो जाएंगे। ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा नहीं है। अगर मुझे सीखना है 2+2 4 होता है, तो उसके लिए मैं कोई बड़े सवाल पहले कर लूंगा, तो क्या उससे 2+2 4 आसान हो जाएगा? मतलब एक लॉजिक कुछ इसी तरीके का है कि बहुत ज्यादा मुश्किल सवाल करने से जो नॉर्मल सवाल है, ऐसा नहीं है कि वो आसान हो जाए। वो भी नॉर्मल सवाल भी हमें याद रखने पड़ते हैं, ये इस टाइप का, ये इस टाइप का। ठीक है, ये करने से वो हो ही जाएगा, इसकी कोई गारंटी नहीं है। इसलिए मैंने सोचा था कि जो वीडियो है 10 से 15 मिनट की बनेगी, बट ये जो वीडियो है लगभग आधे घंटे की बन चुकी है। बट कोई दिक्कत नहीं है। इंपॉर्टेंट ये है कि मैंने चीज़ों को डिटेल्ड वे में डिस्कस किया। ऊपर ऊपर से बात करने में क्या ये सारी कुछ इंपॉर्टेंट बातें थी जो मैं आपके साथ डिस्कस करना चाह रहा था। तो आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में आप बता सकते हैं। और चीज़ों को यार अभी से अप्लाई करिए, अभी सफिशिएंट टाइम है, बट आज से बिल्कुल सीरियस हो जाइए कि हाँ भाई मुझे ये करना है। और उसके बाद इसको ही लास्ट अटेम्प्ट बनाना है। ठीक है, तो फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, मेहनत करते रहिए।